हरियाणा में आज शाम 4-5 बजे शपथ ग्रहण समारोह मुमकिन है। नायब सिंह सैनी बन सकते हैं सीएम। ये अहम जानकारी सामने आ रही है, अहम खबर सामने आ रही है। नए सिरे से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। नई सरकार में चौटाला की जेजेपी शामिल नहीं होगी। थोड़ी देर पहले खट्टर सरकार का इस्तीफा हो गया है और लगातार जो कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं उसमें एक बड़ा नाम जो सामने आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए वो है नायब सिंह सैनी का, जो कि मनोहर लाल खट्टर की जगह सीएम बनाए जा सकते हैं। और उस सूरत हाल में मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। संगठन और सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं कंवरपाल गुर्जर। उन्होंने यह कह दिया है कि मनोहर लाल खट्टर ही एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे, वही सीएम होंगे। हरियाणा में सीएम बदला नहीं जाएगा। इसको लेकर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। और इस बीच बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू भी हो गई है। हरियाणा निवास में जारी है विधायकों की बैठक। सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल हुए हैं। विधायक दल की बैठक में सीएम पर फैसला भी संभव बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इस्तीफा दे दिया गया था और उसके बाद अब बताया जा रहा है 4 से 5 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। और बड़ी खबर है, हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल का दावा, मनोहर लाल खट्टर फिर शपथ लेंगे। कंवरपाल ने दावा किया है कि एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ही शपथ लेंगे। सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनके साथ सभी मंत्री शामिल थे और अब इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेंगे सर, ऐसी बात सामने आ रही है। थोड़ा तो हरियाणा में बहुत तेजी से सियासी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की दिल्ली में बैठक है। असोला के फार्म हाउस में यह अहम बैठक चल रही है। दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और अजय चौटाला भी इस बैठक में शामिल हैं। निशांत सिंह के अलावा कुछ और नेता भी इस बैठक का हिस्सा हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला को एक बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो दुष्यंत चौटाला की बुलाई गई इस बैठक में पहुंचे ही नहीं है। और इस बीच हरियाणा में सियासी हलचल पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया। हरियाणा की जनता नाराज है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हरियाणा में बदलाव तय है, ये जनभावना के दबाव में हो रहा है, ये कहना दीपेंद्र हुड्डा का। जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जनभावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जनभावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना और इस वक्त देखिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे। चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं दिल्ली से आनंद पांडे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, मोहित के पास चलते हैं। मोहित, अभी हमने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, वो कह रहे थे कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। सामूहिक इस्तीफा तो हो गया है मनोहर लाल खट्टर सरकार का, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बयान अलग अलग तरह के आ रहे हैं सामने। मोहित, आपका माइक ऑफ है, उसे ऑन करिए। चलिए इसी सवाल का जवाब हम आनंद से ले लेते हैं। आनंद, क्या गहमा गहमी है, क्या एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर नाम कोई और होगा?
ये देखिए, ज़्यादातर विधायकों का मत यही है कि मनोहर लाल खट्टर को ही सीएम बनाया जाए। और ये जो विधायक हैं, जो अभी बैठक चल रही है सीएलपी की, उसमें अपनी अपनी राय दोनों ऑब्जर्वर्स को दे रहे हैं। और चूंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में लीडरशिप का चेहरा बदलना रिस्की भी हो सकता है। ये ज़्यादातर विधायकों की राय है। साथ ही साथ जो विधायक जो हैं, जो जेजेपी से टूटकर इधर आए हैं, उनमें से भी ज़्यादातर का यही मानना है कि मनोहर लाल खट्टर ही सीएम रहे। लेकिन ये सब तय होगा एक बार ऑब्जर्वर्स जो है वो विधायकों से रिपोर्ट लेकर जब आला कमान को भेजेंगे, फिर आला कमान से डिस्कस करने के बाद जो कौन सीएम बनेगा, कौन विधायक दल का नेता होगा, तब ये सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ज़्यादातर विधायक मनोहर लाल खट्टर को ही चाहते हैं। और रही बात नायब सैनी की या भाटिया की, तो इस तीनों चीज़ों से एक बात तो तय है कि बीजेपी जो पिछले 10 सालों से हरियाणा में गैर जाट की राजनीति कर रही है, बीजेपी उसी पे ही आगे बढ़ेगी। यानी कि बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती रहेगी, क्योंकि बीजेपी का ये फीडबैक है, बीजेपी को ये जानकारी है कि जो जाट है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा संख्या में नहीं आ सकते, इन मास नहीं आ सकते। और इस चुनाव में जो सर्वेज हैं, ज़्यादातर सर्वेज यही बता रहे हैं कि हरियाणा के जो जाट हैं वो इन ब्लॉक जो है कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। तो इस बात की जानकारी बीजेपी के पास भी है। तो यही वजह बीजेपी को लगता है कि कहीं जाट वोटर्स को लुभाने के चक्कर में हमारे जो अपने कोर वोटर्स हैं, बनिया हो, दलित हो, ओबीसी हो, ये कहीं हमारे हाथ से छिटक ना जाए। तो ये बीजेपी और जेजेपी के बीच आनंद, बीजेपी और जेजेपी के बीच किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं है कि बीजेपी और जेजेपी जो कि मिलकर हरियाणा की सरकार चला रहे थे, लोकसभा चुनाव से पहले अलग हो जाते हैं ताकि जो जाट वोट बैंक है वो कांग्रेस में ट्रांसफर ना हो जाए अगर बीजेपी और जेजेपी एक साथ लड़ते चुनाव? तो बिल्कुल जाहिर तौर पे अगर ये ऐसा फीडबैक है, ऐसा सर्वे बता रहे हैं कि जाट वोटर्स इन ब्लॉक जो है वो कांग्रेस को वोट करेंगे, तो बीजेपी की कोशिश जाहिर तौर पे ये रहेगी कि जाट वोटर्स में डिवीजन हो। अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती तो संभव था कि सारे जाट वोटर्स उसको वोट करते, लेकिन अगर जेजेपी जैसी दूसरी एक जाट नेता वाली पार्टी अगर वो भी मैदान में, तो जाहिर तौर पर जाटों के वोट कुछ डिवाइड होंगे। तो इसका फायदा कई सीटों पर बीजेपी को हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है, ये भी काफ़ी हद तक संभव है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से कह रही थी कि जेजेपी अलग हो जाए, क्योंकि ये दोनों अगर साथ में रहते तो जाट वोटर्स फिर भी इस गठबंधन को वोट देने वाले नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, इस वक्त हरियाणा की सियासत में क्या चल रहा है, जरा बताइए। अगर ये स्ट्रैटेजी है तो फिर तो जेजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया। जिस बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा की सरकार में थे, जिससे उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा की 2 सीटों पर लड़ने का मौका मिल जाएगा, अब कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। 4-5 विधायक छिटकते नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ा झटका है ये दुष्यंत चौटाला के लिए। उनकी पार्टी के 4 से 5 विधायक इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। जो उनकी विधायक दल की बैठक थी उसमें वो लोग नहीं गए हैं और चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि जो जेजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। चंडीगढ़ में क्या कुछ हो रहा है आपको जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये हरियाणा निवास है चंडीगढ़ का, और ये इस वक्त हरियाणा की सत्ता का हम कह सकते हैं कि केंद्र बन चुका है, और यहीं से ही अब अगला जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान है वो संभव है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो विधायक हैं बीजेपी के, जो कैबिनेट के पुराने साथी हैं मनोहर लाल के, वो चाहते हैं कि मनोहर लाल का नेतृत्व भी बना रहे, क्योंकि 9 साल तक उन्होंने काफ़ी कुशल नेतृत्व दिया है। और अब ये आखिरी साल जो चल रहा है, अक्टूबर में चुनाव होने हरियाणा के, उसमें नेतृत्व परिवर्तन ना किया जाए, ये मांग उठ रही है। और साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं जो कि बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं सरकार को, जिनके बलबूते ही इतना बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है कि अपने पुराने सहयोगी जेजेपी से अलग होने का फैसला लिया, तो वो निर्दलीय विधायक भी यही चाहते हैं कि मनोहर लाल का नेतृत्व बना रहे। और जो जेजेपी के कुछ बागी विधायक साथ में आ सकते हैं सरकार के, उनकी भी मांग है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक लेंगे। जानकारी ये भी है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों को आला कमान ने नाम सुझाकर भेजा है, और वो नाम क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर को आगे करना है, केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है केंद्रीय नेतृत्व में, तो यहाँ पर कुछ बदलाव करने होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले, जैसे आनंद बता रहे थे कि काफी मुश्किल भरा ये कदम होगा, लेकिन क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क उठाएगी? होता क्या, इस पर नजर हम सभी की बनी हुई है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। खट्टर सरकार के इस्तीफे के बाद बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक फिलहाल हो रही है। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, सीएम पद पर नायब सिंह की ताजपोशी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दिल्ली में जेजेपी की अहम बैठक भी हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें हरियाणा में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है उसको बता रही।
और वहीं खट्टर के इस्तीफे पर जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट आया है। वक्त है बदलाव का, जयराम रमेश ने ये पोस्ट किया है। जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं वो किसान, नौजवान और पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में भी होने जा रहा है। और अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही सामने आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी हेडक्वार्टर में हुई। प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान करीब 100 सीटों की दूसरी लिस्ट पर मंथन हुआ, जिसमें 8 राज्यों की सीटों पर चर्चा की गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेकर भी रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे करीब 15 राज्यों की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। बीजेपी ने 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल थे। पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए और उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में भी सरप्राइज दे सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के साथ साथ विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की मुहिम में जुटा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का सवाल सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों को सीट बंटवारे पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। गठबंधन में जितनी पार्टियां शामिल हैं उसकी उतनी डिमांड है। सभी दलों की नजर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर है। यही वजह है कि यहां दोनों ही गठबंधन की तरफ से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए खेमे की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी अब 31 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे शिवसेना गुट को अब 13 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीटें दी जा सकती हैं। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि उनके 13 सांसद हैं। अगर उनके टिकट काटे गए या सीट नहीं मिली तो इसका संदेश गलत जाएगा और विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। पालघर की सीट पर उम्मीदवारी को लेकर फिलहाल मंथन जारी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है। और बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। हाजीपुर सीट को लेकर फंसे पेंच ने एनडीए में टूट का खतरा पैदा कर दिया है। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। चिराग पासवान को बार बार जोर देकर ये कहना पड़ रहा है कि जो भी होगा साझा होगा। दरअसल माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज हैं, कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वहीं कल चिराग के चाचा पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी और महासचिव विनोद तावड़े से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात की। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट से वो ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी आलाकमान के सामने रख चुके हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि चिराग और पशुपति पारस चुनाव से पहले साथ आ जाएं, ताकि सीट शेयरिंग पर फंसा पेच सुलझाया जा सके। आज तेलंगाना दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। बूथ कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी लगातार मिशन दक्षिण पर जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी जहां टीडीपी को अपने खेमे में कर कुनबा बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक दौरे पर दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद में कई कार्यक्रम रखा गया है। अमित शाह इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बूथ समिति के अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में करेंगे, जहां पार्टी नेताओं को संसदीय चुनाव में अपनाई जाने वाली रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगे।
साथ ही बीजेपी सोशल मीडिया टीम के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। पिछले साल 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह का तेलंगाना का ये दूसरा दौरा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक पर ईडी ने एक्शन लेते हुए झारखंड के रांची और हजारीबाग में छापेमारी की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन घोटाला मामले में झारखंड की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी की टीम कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और शशि भूषण सिंह समेत कई लोगों के ठिकानों पर रांची और हजारीबाग जिले में छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि ये छापेमारी जमीन और बालू खनन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम कर रही है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर भी ईडी की छापेमारी। अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड। शशि भूषण सिंह के यहाँ भी ईडी की छापेमारी। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक जमीन विवाद में अंबा प्रसाद और उनके पूरे परिवार का नाम सामने आया था। अंबा प्रसाद और उनके परिवार पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगा था। ईडी की टीम मंगलवार की सुबह कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद की रांची स्थित आवास पर पहुंची। इसके अलावा भी राज्य के कई ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। मंगलवार की सुबह ईडी की टीम छापेमारी से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एनआईए ने 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। एनआईए ने यह एक्शन क्यों लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकवादी गैंगस्टर सांठगांठ मामले में एनआईए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में छापेमारी कर रही है। पंजाब के मोगा जिले में अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। एनआईए की 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी में छापा। पंजाब के मोगा और फिरोजपुर जिले में छापेमारी। पंजाब के कोटकपुरा में व्यापारी के यहां दबिश दी। आटा चक्की चलाने वाले के ठिकाने पर पहुंची टीम। मंगलवार सुबह एनआईए की टीम ने कोटकपुरा के कारोबारी नरेश कुमार उर्फ गोल्डी के घर दबिश दी। नरेश कुमार उर्फ गोल्डी आटा चक्की चलाता है। छापेमारी को लेकर अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नरेश कुमार के किसी रिश्तेदार के टेरर कनेक्शन के कारण एनआईए ने उसके घर और दुकान पर छापेमारी की है। फिलहाल एनआईए की टीम जांच में जुटी है। एनआईए ने पिछले साल भी गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय जांच एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुल 51 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए को लेकर सियासत भले ही गर्मा रही हो, इसे चुनावी चश्मे से देखा जा रहा हो, लेकिन दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू आज खुश है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये दिल्ली के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों का इलाका है, जहां फिजा बदली सी है। मंदिर में भजन हो रहे हैं, श्रद्धा से हाथ जुड़े हैं। आंचल पसारे भगवान शिव से मन्नत पूरे होने पर जय जयकार कर रहे हैं। आंखों में एक अजीब सी चमक है। लोग मानते हैं कि ये सब कुछ रातों रात नहीं, बल्कि सालों की प्रार्थना का असर है। मोदी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। मजनू का टीला शरणार्थी कैंप में जो मंदिर है, वहां पर लोग आज भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उनका कहना है कि भगवान की ये कृपा हुई है कि वो पाकिस्तान से आकर कई सालों से यहाँ पर शरणार्थियों की तरह इन कैंपों में रह रहे थे, लेकिन अब उनके लिए भारत की नागरिकता पाने का रास्ता साफ हो गया है। हमको नागरिकता मिल जाए, इस वजह से हम रोज ही रहते हैं। मतलब नागरिकता मिल जाए इसलिए रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से। आज ये प्रार्थना पूरी हो गई? पूरी हो गई। 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। 12 साल हो गया। नागरिकता मिल गया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका ये कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सरकार ने उनके लिए ये काम किया है और वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। मजनू के टीले पर सालों से रह रहा एक परिवार बेहद खुश है। परिवार में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम परिवार ने नागरिकता रखा था। इस परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर। 11 दिसंबर 2019 को जब नागरिकता संशोधन कानून राज्यसभा में पारित हुआ था, उसी दिन दिल्ली के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप मजनू टीला में एक बच्ची का जन्म हुआ था, जिस बच्ची का नाम नागरिकता रखा गया था। सब लोग बोलते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी, आज हमें हिंदुस्तानी कहने का अधिकार मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम कहते हैं इस बच्ची की तरह हम नागरिकता को रखेंगे। हम जितनी इस बच्ची की इज्जत करते हैं, हम उसी नागरिकता की भी इज्जत करेंगे और इसी भी करेंगे। पहले हमें एक मिली थी, आज हमें 2 नागरिकताएं मिलेंगी, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी से ये धन्यवाद कहते हैं, आपकी नागरिकता की मनोकामना पूरी होने वाली है।
हमें बहुत खुशी मिली है कि हमारी मोदी सरकार ने सुन ली। हमारी बिटिया का नाम पे नागरिकता था, अभी बहुत नाम पे रोशन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से हमें यही लगता है कि हमें नागरिकता मिली है। आपको लगता है कि आपकी बच्ची लकी है? और हमारी बच्ची लकी है। नागरिकता भी कुछ कहना चाह रही है, आप भी कुछ बोलोगे? मोदी जी और सीएए को लेकर जारी हुए नोटिफिकेशन के बाद लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसके स्वागत में लड्डू बांटे जा रहे हैं, तिरंगे लहराए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए। लखनऊ में लोग सीएए कानून को लेकर उत्सव मना रहे हैं। हाथों में तिरंगा और फूल लेकर सिख समाज के लोग बता रहे हैं कि क्या कुछ दंश उनके पुरखों ने झेली, अब जाकर उनकी दिक्कतें दूर होने का वक्त आया है। सीएए कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सिख समुदाय ने धन्यवाद दिया, जमकर नारेबाजी की गई और उत्सव मनाया गया। सीएए लागू होने को लेकर जम्मू में जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए। सीएए लागू होने के बाद जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया। विपक्ष को संदेश देते हुए डोगरा फ्रंट की तरफ से कहा गया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इससे विपक्षी दलों को बड़ा कष्ट है, लेकिन कष्ट राजनीति इस तरह से होनी चाहिए जो अच्छी लगे। हम ढोल नगाड़े लड्डू ये सब बांट करके उसका स्वागत कर रहा हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि 13 साल की बच्ची पाकिस्तान के अंदर उत्पीड़न हुआ और वृद्ध के साथ शादी करा दी, तब तो कोई नहीं बोला। किस तरीके से यहाँ पर जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है, ऐतिहासिक कदम जो है वो माना जा रहा है। सीए जो है वो अब देश में इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएए पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। बंगाल से किसी को नहीं भगाया जाएगा, कहना ममता बनर्जी का। सीएए नागरिकता छीनने की साजिश, हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया एनआरसी से जुड़ा है सीएए, कहना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने सीएए पर बात रखते हुए कहा है कि सीएए नागरिकता छीनने की साजिश है, एनआरसी से जुड़ा हुआ है सीएए, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि ये भी कहा गया है कि बंगाल से किसी को नहीं भगाया जाएगा। और वहीं विपक्ष सीएए का विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, रिपोर्ट में देखिए। गरीब मुसलमान के पास तो 5 साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या सबूत देंगे वो कि उनके दादा या उनके परदादा इस देश के नागरिक थे। इनका इरादा करोड़ों करोड़ों मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को ख़त्म करने का है एनआरसी के थ्रू। जब आगे जो भी ये करें तो आपको तो मालूम है कि सरकार किस रास्ते पे चल रही है। युवा बेरोजगार घूम रहा है और जो देश के व्यापारी हैं वो इन कुनीतियों से तंग आकर देश छोड़कर जा चुके हैं। तो इन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय, इनका सल्यूशन निकालने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा अब कह रही है कि वो पड़ोसी 3 राज्यों के अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाकर बसाएंगे। तो उनको क्या रोजगार मोदी जी देंगे? उनको क्या घर भाजपा रहने को देगी? और सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर है कि सीएए को लेकर अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और आसपास के ये क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग इलाके में पुलिस कल से ही फ्लैग मार्च कर रही है। सीएए नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली पुलिस लोकल इलाके से ज्यादा जामिया यूनिवर्सिटी पर अपना इनपुट बनाए हुए है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये कि जामिया छात्रों को प्रदर्शन को लेकर रेडिकलाइज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस के अंदर मौजूद कुछ छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हालांकि कैंपस के बाहर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। एहतियातन जामिया इलाके में आरएएफ की अतिरिक्त फोर्स पहुंची। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने को केंद्र की मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देने को लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। और दिल्ली के उस्मानपुर में मुस्लिम बहुल आबादी ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनके मन में कई सवाल हैं। क्या सोचते हैं लोग, बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा।
कहीं पर सीए का स्वागत हो रहा है तो कहीं पर इसका विरोध हो रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में मौजूद हैं। तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है और भीड़ इकट्ठी होगी हमारे देश में। हमारे देश में जनसंख्या का पहले ही प्रभाव इतना है, शायद हम और देश के नागरिकों को अपने देश की जनसंख्या नागरिकता देंगे तो उससे हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी। तो शायद ये जो हम पहले ही जनसंख्या रोकने का जो प्लान बना रहे हैं, शायद हम इस पर काम कैसे करेंगे। हमें किसी भी सरकार के किसी भी फैसले से कोई किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। सरकार जो फैसला ले ले वो हमारे सर आंखों पर है, लेकिन वो देश हित में और राष्ट्र हित में होना चाहिए। कोई भी फैसला तो देश हित में ही लिया गया है फैसला, सरकार का कहना है, तो उसमें एक पक्ष को बिल्कुल अलग क्यों रखा गया है। उस्मानपुर इलाके के कुछ लोग हैं अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक जो मजहब के लोग हैं उनको आखिर इससे बाहर क्यों रखा गया है। सीएए कानून लागू होते ही विरोध भी होने लगा है। असम में बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। असम की राजधानी गुवाहाटी में कई राजनीतिक दलों के बंद के आह्वान का ये असर है। सड़कों पर सन्नाटा है। असम पुलिस ने बंद बुलाए जाने पर 16 विपक्षी राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस जारी किया है। कहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बंद में शामिल लोगों पर केस दर्ज किए जा सकते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के 2023 के आदेश में कहा गया है कि बंद अवैध और असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से विरोध या हड़ताल की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की वसूली कर सकती है। Tomorrow there will be torch march across the country. After that we will declare satyagraha and we have already been in touch with our advocates in the Supreme Court. The legal battle will continue parallelly. Movements on the street and the legal battle will go hand in hand and we do not accept this Citizenship Act and we will not tolerate it at any cost. ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। और सीएए को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी नेताओं ने इसे देश हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया। बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। बुद्धिहीनता के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराया था, उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके, से छोड़कर आगे हिंदुस्तान में, यहाँ उनका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनको नागरिकता देने का ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, ताकि वो भी शान से अपनी जिंदगी जी सके। सीएए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। बड़ी खबर बता दें आपको, थोड़ी देर में पोखरण पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पोखरण में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास होना है। पोखरण में तीनों सेनाएं अपना दमखम दिखाएंगी। पोखरण में स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन हो। पोखरण में ग्राउंड जीरो पर पहुंची है TV9 की टीम भी। पोखरण से TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत दिखाने जा रहा है भारत शक्ति का दम। इस वक्त मैं पोखरण के अंदर मौजूद हूं और पोखरण में आज बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारी थिएटर कमांड यानी कि नेवी, आर्मी और हमारी वायुसेना अपना दम दिखाएंगी और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वो हथियार जो कि डिस्प्ले में इस बार रखे गए हैं और जिन हथियारों से फायरिंग होगी। खासतौर से सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये तीनों सेनाओं की जो है एक्सरसाइज होगी, इसमें उन तमाम हथियारों को दिखाया जा रहा है जो कि स्वदेशी हथियार हैं, यानी कि ऐसे हथियार जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत की स्कीम से जिन हथियारों को तैयार किया गया है, यानी कि ये भारत की वो शक्ति है जो कि अब तक इससे पहले दुनिया ने नहीं देखी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन से जो मिसाइल सिस्टम है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इस एक्सरसाइज में आपको नाग
मिसाइल सिस्टम नज़र आएगा, आकाश मिसाइल सिस्टम नज़र आएगा, प्रलय मिसाइल सिस्टम नज़र आएगा। यानी कि ऐसे वो तमाम मिसाइल सिस्टम जिनके बारे में अब तक आप सुनते आए हैं, लेकिन आपने अपनी आंखों से जिन्हें नहीं देखा होगा, इन तमाम मिसाइल सिस्टम की जो फायरिंग है वो हमारी जो फोर्सेज हैं वो कर चुकी हैं। और ज़्यादातर ये जितने भी, आपको मैं बता दूं, इस वक्त हमारे पीछे जितने हथियार दिखाई दे रहे हैं ये स्वदेशी हथियार हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि पिनाका से भी फायरिंग की जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ALH हेलीकॉप्टर है वो भी पूरी तरीके से फायरिंग करेगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर और तेजस की भी फायरिंग आपको नजर आएगी। इसके साथ ही साथ T-90 टैंक और अर्जुन टैंक भी यहाँ पर आपको फायरिंग करते नजर आएंगे। धनुष जो कि हमारी गन है, जो कि बोफोर्स की तरह एक तैयार की गई भारतीय गन है, वो भी फायरिंग करेगी। यानी कि भारत की वो शक्ति जिसका प्रदर्शन देखकर दुश्मन देश के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वो जगह है जो कि बिल्कुल बेहद नज़दीक है पाकिस्तान बॉर्डर से। तो ऐसे में ये एक बड़ी तस्वीर भारत की इस वक्त आपको देखने को मिलेगी और इसके खुद गवाह बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।